गुड मॉर्निंग। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा हिंदी साहित्य में कैसे अपने 80 में से 80 नंबर प्राप्त करें, उस प्रकार की टॉपर स्टूडेंट की ये बुक कॉपी है, उसको अपने देखते हैं। ये इंस्ट्रक्शन है। आपको इस प्रकार से सुंदर सुंदर, जैसे इसने लिखा है, खंड है एक, गद्यांश। एक का उत्तर है भारतीय संस्कृति से 10, 11 और तीसरा है अभय, चौथा है धैर्य गोकुल के। जो उत्तर लिख रहे हैं, पांचवे का भय प्रतिकूल, छठे का दय संस्कृति के आंतरिक अंगों पर। ये हो गए 6 पद्यांश के। अब ये गद्यांश के थे, ये पद्यांश के हो गए। 7वां हो गया बचपन, 8वां हो गया से पुरुषार्थ और ज्ञान मोह, और 9वां हो गया कटु, 10वां हो गया छुआछूत को नहीं जानते थे, और 11वां हो गया अमृत पीने के। अर्थात एक 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 इनके सबके दे दिए। आप चाहे 1+1 लिख दिए, यहाँ 12 लिख दिए टोटल। अर्थात इनको वो जाके और वहाँ जाके इसमें जाके नंबर वाले उसमें पहले में जैसे 12। अब दूसरा है अपना प्रश्न दो अर्थात प्रसाद, पहले में प्रसाद गुण, दूसरे में काव्य दोष 1 नंबर का, तीसरे में 26 मात्राएं, चौथे में लघु वर्ण का संकेत चिन्ह ये आई है खड़ी पाई, और गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह है एस वर्तुलाकार रेखा। पांचवे का मुख्य रूप से 2 और अन्यथा पर 3 भी माने जाते हैं। छठा है अनुप्रास अलंकार 1, अर्थात ये दूसरे में हो गए 6, अर्थात 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो दूसरे में जाके वो लास्ट में ये लिख दिए जाते हैं, दूसरे में ये 6 हो गए। इस प्रकार से ये भरने होते हैं, तो इसलिए सही क्रम लिखें, सही उसका उत्तर लिखें। अब आगे हम चलते हैं। प्रश्न 3, एक में रूपक अलंकार, उसका पूछा है जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए अथवा उपमेय और उपभार में अभेद एक रूपता बताकर एक ही मान लिया जाए, रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधु हरिराई, अर्थात चरण कमल, चरणों को कमल के समान, हरि के चरणों को कमल के समान माना गया है। दूसरा है मानवीकरण अलंकार का उदाहरण। कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मूल। यहाँ कली और मधुमास जो जड़ व प्रकृति के अचेतन पदार्थ हैं, यहाँ उन पर मानवीय क्रिया का आरोपण हुआ है, उन्हें बात करते हुए वर्णित किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। तीसरा है जन संचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम है मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया। चौथा है समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले के कार हैं, क्या, कौन, किसके साथ, कहाँ, कब, ये 4 ककार हैं। ये ककार सूचनात्मक व तथ्यात्मक आधारित होते हैं। अंतिम 2 ककार क्यों और कैसे विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक होते हैं। पांचवे का है विशेष लेखन की सूचनाओं के कोई 2 स्रोत हैं। 1 मंत्रालय के सूत्र, 2 कॉन्फ्रेंस और प्रेस विज्ञप्ति, तीसरा साक्षात्कार, चौथा इंटरनेट। छठा है कार्नेलिया का गीत, प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है, 1 नंबर मिल गया। 7वां है दूसरा देवदास, ममता कालिया द्वारा रचित कहानी में मन्नू की बुआ का नाम पारो था, जो इस कहानी की नायिका थी। 8वां निराला को कविता के क्षेत्र में मुक्त छंद के प्रवर्तक माना जाता है। ये पहले छायावाद और फिर प्रगतिवाद काव्यधारा से जुड़े।
9, भरत ने बचपन से राम कृपा की दया अपराधी पर भी क्रोध न करने वाली रीति देखी थी। 10, कविता के प्रमुख तत्व हैं शब्द, बिंब, छंद, स्थिति, परिवेश। 11वां है कथानक के आमतौर पर 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। 12वां, नाटककार को नाटक लिखते समय सबसे पहले इन चीजों का चुनाव करना पड़ता है। पहला संवाद, फिर पात्र, चरित्र चित्रण, परिवेश और कथानक आदि 1 नंबर के। ये 12 हो गए, तो इनका 12 का सबका एक जगह लिख दिया। ये 12 टोटल लिख दिए 12, और वो वहां जाकर लास्ट में इनको कर दिया जाता है खंड पे। खंड पे में आप प्रश्न 4, रेडियो के लिए समाचार लेखन में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन्होंने बड़े सुंदर तरीके से लिखा है। रेडियो के लिए समाचार लेखन में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों को शब्दों में व अन्य को अंकों को लिखा जाए। लेखन की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे आम पाठक आसानी से समझ सके, अर्थात भाषा सहज, सरल और आम बोलचाल व संप्रेषणीय होनी चाहिए। तीसरा, क्लिष्ट व अधिक से अधिक कठिन व जटिल शब्दों के प्रयोग से बचा जाए, उनका अर्थ समझ में नहीं आता है। ये काट दिया, जैसे दोहरा, अवजोगन, शब्दावली, क्लेश आदि प्रयोग न किए जाएं, ये काट दिया है। ये हो गए अर्थात 2 नंबर के, ये 2 नंबर आ गए। प्रश्न 5, विशेष लेखन की भाषा शैली की विशेषताएं। विशेष लेखन की भाषा शैली सरल, सहज व संप्रेषणीय हो। दूसरा, आम पाठक के लिए पठनीय हो। तीसरा, दोहराव, जागन, शब्दावली, क्लीरो आदि को प्रयोग नहीं किया, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए। चौथा, विशेष लेखन की शैली तकनीक या जटिल क्षेत्रों से जुड़ी होती है। प्रश्न 6, संवदिया या फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है तुम गांव छोड़कर मत जाओ। इस कथन में संवदिया हरगोविंद की स्थिति का मार्मिक चित्रण किया गया है। हरगोविंद बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर उसे गांव में छोड़ जाने के लिए कहता है। वह कहता है कि आज से तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मैं तुम्हारा सारा काम करूँगा, तुम सारे गांव की माँ हो, लक्ष्मी हो। इस कथन में हरगोविंद की संवेदनशील करुणा, बड़ी बहुरिया के प्रति आदर सम्मान, सेवा परायणता का भाव व्यक्त हुआ है। वह नहीं चाहता कि बड़ी बहुरिया जैसी लक्ष्मी गांव से जाए और उसके गांव की बदनामी हो। ये अपना प्रश्न 7 है। अब 4 हाथ लघु कथा में मिल मालिकों ने मजदूर के अतिरिक्त हाथ लगाने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन प्रयत्न किए। उसने मोटी तनख्वाह पर वैज्ञानिकों को बुलाया। वैज्ञानिकों ने कई प्रयत्न व शोध किए, परंतु अतिरिक्त हाथ मजदूरों के न लग पाए और अंत में उसने उन वैज्ञानिकों को नौकरी से निकाल दिया। उसने लकड़ी के हाथ मांगकर फिट करवाने चाहे, परंतु यह उपाय भी सफल नहीं हुआ। तीसरा, उसने फिर लोहे के हाथ मंगवाए, परंतु वे भी फिट नहीं हुए। चौथा, अंत में जब सभी प्रयास विफल हो गए तो मजदूर भी मर गए। प्रश्न 8, असगर वजाहत साहित्यिक परिचय। असगर वजाहत ने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इन्होंने नाटक, उपन्यास, यात्रा, वृत्तांत, कहानी आदि साहित्यिक विधाओं का सृजन कार्य किया। इन्होंने धारावाहिक व पटकथा लेखन कार्य भी किया। इनका कृतित्व इस प्रकार है: कहानी संग्रह, भीड़ तंत्र, डेमोक्रेसिया, आंधी वानी, मैं हिंदू हूँ, स्विमिंग पूल, दिल्ली पहुंचना है आदि। नाटक
समीदा सबसे सस्ता गोश्त, इनकी आवाज़ फिरंगी लौट आए आदि। उपन्यास रात के जागने वाले कैसी आग लगाई, मन माटी धरो अकुलाई। यात्रा वृतांत रास्ते की तलाश में चलते तो अच्छा था, पाकिस्तान का मतलब क्या हो आदि। सम्मान सलाह का सम्मान आचार्य निरंजन नाथ। प्रश्न 9, दिशा कविता कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। इसमें कवि ने बाल मनोविज्ञान व बाल मन में बाल सुलभ इच्छाओं को प्रकट किया है। कवि एक पतंग उड़ाते हुए बच्चे से पूछते हैं कि बताओ हिमालय किधर है। पतंग उड़ाता हुआ बच्चा उसी तरफ हिमालय बताता है जहां उसकी पतंग उड़ रही है, अर्थात बच्चे का ध्यान सिर्फ पतंग अर्थात अपने लक्ष्य पर था। कवि कहते हैं कि मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है, अर्थात सभी व्यक्ति का अपना अपना लक्ष्य व यथार्थ होता है। सभी के सोचने का दृष्टिकोण व नजरिया अलग अलग होता है, अर्थात सभी को अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर रहना चाहिए। जिस प्रकार पतंग उड़ाते बच्चे का लक्ष्य पतंग उड़ाना है। प्रश्न 10, माँ सरस्वती की उदारता का बखान करने में कवि केशवदास कवियों को इसलिए असमर्थ पाते हैं क्योंकि अगर 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी, 5 मुखों वाले शिवजी, 6 मुखों वाले कार्तिकेय से ही माँ सरस्वती की उदारता व महिमा का बखान न हो सका तो एक साधारण से एक मुख वाले मनुष्य अथवा कवि से कैसे संभव है। माँ सरस्वती नित्य प्रति नवीनता को धारण करती है। जितना महिमा का बखान करो उतना ही नवीनता आती है। ऐसे में देवी सरस्वती की महिमा का वर्णन एक आम व्यक्ति कैसे कर सकता है। प्रश्न 11, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अग्रे परिचय। अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने ही तार सप्तक का सूत्रपात किया था। इनका संपूर्ण कृतित्व सदा नीरा नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है। इनकी कृतित्व इस प्रकार है। काव्य कृतियां चिता भग्नदूत, आग आग पार द्वारा, हरि घास पर छन भर और अरि को करुणानाथ प्रणायात, इत्यलम बावरा अहिरी आदि। कहानी है विपथगा, परंपरा, जयदोल कोटरी की बात आदि। आत्मने पद शेखर एक जीवनी नदी के दीप। यात्रा वृतांत एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद। प्रश्न 12, सूरदास की झोपड़ी पाठ में पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी हुई। भैरव की पत्नी सुमागी अपने पति की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में जा छिपी। भैरव अपनी पत्नी शुभांगी को मारता पीटता था। शुभांगी ने झोपड़ी में जाने से पहले और क्रोधित हो गया। वह जब शुभांगी को मारने गया तब सूरदास के हस्तक्षेप के कारण उसे मार नहीं सका। इस पर भैरव उसके और शुभांगी के अनैतिक संबंध के बारे में सोचने लगा। पूरे मोहल्ले में भी भैरव और उसकी शुभांगी के अनैतिक संबंध होने के चर्चे होने लगे। लोगों ने इस तरह तरह की बातें बनाई जिससे पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। प्रश्न 13, भूप दादा उत्तर देते हैं, तेरे जाने के 1 वर्ष बाद यहाँ बहुत फर्क पड़ी जिसका वो सिमांग पहाड़ नहीं सह सका और उसके नीचे ही खेत माँ बाप सभी दब गए। मैं ऊपर था इसलिए बच गया। शैला से शादी की और महीप दुआ। शैला के बाद में मैं आत्महत्या कर ली और महीप छोड़ करके चला गया। अब ये अकेला वहां रहता है। जब भूप उसके अकेले रहने के बारे में कहता है तो वह भूप दादा कहता है कि अब तक किसी ने कोई खोज खबर नहीं ली, न सहायता की। अब वह जुद्दारी व इज्जत से खुददारी व इज्जत से यहाँ रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। प्रश्न 14, खूब मनाओ
दशहरा दिवाली अपना मालवा खाक उजाड़ू सभ्यता में इस बार मालवा में बहुत वर्षा हुई है। मालवा का पूरा प्रदेश अत्यंत उल्लासित व खुश है। मालवा प्रदेश धन धान से भरपूर संपन्न गदराई हुई हरियाली पानी से लबालब भरे खेत हैं। अर्थात इस बार मालवा में खुशी के बादल छाए हैं। लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। नवरात्र की तैयारी हो रही है। घट स्थापना की तैयारी की जा रही है। दशहरा दिवाली की खुशियों की प्रतीक्षा की जा रही है। घर की बहू बेटियां घर के सामने रंगोली बना रही हैं। इस प्रकार मालवा का दृश्य एकदम मनोरम व हर्ष सौहार्द युक्त है। प्रश्न 15। आरोहण कहानी में वर्णित पर्वतीय सौंदर्य इस प्रकार है। पर्वतीय प्रदेश औद्योगिकी व आधुनिकी हवा से बिल्कुल दूर हैं। वहाँ किसी प्रकार का कोई शोरगुल महीने तकनीक नहीं है। यहाँ के लोग स्थानीय स्थान पर मिलने के वाले पदार्थों से ही अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा, पर्वतीय प्रदेश विभिन्न प्रकार के पेड़, जंगल, नदियों की कलकला आदि से पूरित हैं। यहाँ के लोग पाश्चात्य संस्कृति से बिल्कुल दूर हैं। यहाँ पर प्रदूषण, पश्चिमी संस्कृति, आधुनिकता का दृश्य नहीं है। पर्वतीय प्रदेश के लोग अत्यंत मेहनती और खुश हैं। वे छठा है, वे पशुपालक घास काटकर, लकड़ी आदि काटकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सातवां है, यहाँ की स्त्रियां अत्यंत कोमल स्वभाव की हैं। वे गृहस्थ संचालन में अपने पति का पूरा सहयोग करती हैं। आठवां, यह प्रदेश पेड़ पौधों, पहाड़ों, पक्षियों, माँ जानवर की हलचल से युक्त हरियाली भरा है। प्रश्न 16। विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश एवं विस्थापन की यातना को मनुष्य भोग रहा है। यह कथन बिल्कुल उचित है। एक, विकास के नाम पर पेड़ों, प्रकृति, घर, आवास को नष्ट कर वहां उद्योग धंधे व कॉलोनियां स्थापित की जा रही हैं। यथा प्रथा वहां के लोगों को अन्यत्र विस्थापित किया जा रहा है। दूसरा, विस्थापन के फलस्वरूप लोग अपने परिवेश संस्कृति से विछुड़ गए। उन्हें मजदूरों की भांति जीवन व्यतीत करना पड़ा है। उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी हैं। वे अत्यधिक दर्द झेल रहे हैं। दूसरा है, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिससे वन्य जीवों के आवास उजड़ गए हैं। रेगिस्तान का प्रसार बढ़ रहा है। तीसरा है, बाढ़ जैसी समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही हैं। चौथा है, उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैस मीथेन, CFO, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है। पांचवा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है। वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का सामने आ रही हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण जैसी समस्याओं से प्रमुख हैं। सातवां, ग्लेशियर आदि पिघल रहे हैं, जिससे कई क्षेत्रों में बांग्लादेश, मालदीव इनके क्षेत्र आ रहे हैं। प्रश्न 17। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त नाटक में कालेनिया के गीत में भारत की विशेषता का चित्रण किया गया है, जो इस प्रकार है। एक, कालेनिया जो एक यूनानी अर्थात विदेशी है, वह भारत की महिमा का बखान करते हुए कहती है, भारत देश शरणागतों की स्थली है। यहाँ किसी भी क्षेत्र या देश से आने वाले लोगों को पूरे सदस्यता के सहृदयता के साथ में अपनाया जाता है। दूसरा, यहाँ के लोग करुणा, दया, सहानुभूति आदि भावों से युक्त हैं। तीसरा, यहाँ का परिवेश अत्यंत मनोरम व सुंदर है। सूर्य की किरणें सर्वप्रथम यहीं पड़ती हैं। चौथा है, यह देश अपनी संस्कृति से अत्यधिक गहनता के साथ में जुड़ा हुआ है। पांचवा है, यहाँ अनजान लोगों को सहारा और लहरों को किनारा मिलता है। छठा है, यहाँ के लोग बाहर से आए हुए लोगों से उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे अपने देश के लोगों से। वे सभी लोगों से आत्मीय रूप से जुड़े हुए होते हैं। 7, भारत देश मिठास अर्थात मधुरता से भरा है।
प्रश्न 18, आहारोन कहानी के आधार पर भूप दादा की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। जीवन व्यक्ति, भूप दादा जीवन व्यक्ति थे, जीवट व्यक्ति थे तथा वो पहाड़ से फिसलने के बाद भी धैर्य साहस से सुरक्षित बच जाते हैं और जीवटता के कारण ही वे पर्वतीय प्रदेशों की सभी कठिनाइयों को पार कर लेते हैं। दूसरा, धैर्य साहस कुशलता युक्त पर्वतारोही, भूप दादा अत्यधिक धैर्य साहस कुशलता के साथ में पहाड़ पर चढ़ जाते थे, जैसे कोई रोबोट बनमानो छिपकली या सांप हो। पर्वत की चढ़ाई में उनको कोई जवाब नहीं था। वे बिना किसी बाह्य उपकरण की सहायता से आसानी से पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। तीसरा, परिश्रमी, भूप दादा शैला के साथ मिलकर के पहाड़ काटने के असहाय कार्य को भी अत्यधिक सरलता व सहजता के साथ कर देता है। वह पहाड़ को काटकर और खेतों को ढलवा बनाकर वहाँ खेती करते हैं। चौथा, जुझारू प्रवृत्ति, भूप दादा जुझारू प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, तभी तो वे पहाड़ों पर अकेला रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। पांचवा, सरल व्यक्तित्व, भूप दादा सरल व्यक्तित्व वाले हैं। रूप दादा के शब्दों में वे बाहर से जितने सख्त थे अंदर से उतने नरम थे। छठा, खुददार व्यक्ति, भूप दादा स्वाभिमानी व खुददार व्यक्ति हैं। वह अकेला रहकर अपने बल पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वह भूप दादा के साथ नहीं जाते।